नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है आज, क्योंकि दो अच्छी बातें हैं। एक, पहली बात, जिस एग्जाम की लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे पीसीएस सारथी पर, यानी कि मेंस जो होने वाला था, 67वां मेंस हो रहा था बीपीएससी का, उसका यहाँ पर एग्जाम हो चुका है और GS1 एग्जाम हो चुका है। और दूसरी जो अच्छी खबर है दोस्तों, वो ये कि इस एग्जाम के अंदर आप देखेंगे पीसीएस सारथी द्वारा कंडक्ट कराई गई टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर, यानी कि जो टेस्ट सीरीज है वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही आए हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं बिल्कुल, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टॉपिक जो कवर किया गया है उसके आधार पर आए हैं, और कुछ क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर से उठकर डायरेक्ट बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले जैसा कि एक बार समझ लेते हैं कि भाई जीएस पेपर 1 जो है मेंस का, ये बीपीएससी का जीएस पेपर 1 जो है, इसके अंदर आखिर क्या क्या आता है। इसके अंदर इंडियन कल्चर आता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो हैं इंडियन कल्चर आता है। उसके साथ ही इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आती है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कि इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई मूवमेंट्स पूछ सकते हैं आपसे। मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल कैंपेन्स है वो, जो नेशनल लीडर्स थे वो, और उसके अलावा पार्टीज जो थी, पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का फेज है उसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मूवमेंट पर, जो उस समय जो पॉलिटिकल फिगर्स थी उनके ऊपर, जो पर्सनैलिटीज थी इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही में अलग अलग जो रिवोल्ट्स चल रहे थे, जैसे पेजेंट रिवोल्ट हो गया, यानी कि किसानों का आंदोलन, उसके अलावा जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सरकार की पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री खुद में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, और इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और हमने इसको टेस्ट सीरीज में और वीडियो लेक्चर्स में दोनों में ही सही से डील किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही इंपॉर्टेंस के, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल के करंट अफेयर्स आपको देखने को इस एग्जाम के अंदर मिलते हैं। और साथ ही जीएस पेपर 1 के अंदर एक और सब्जेक्ट पूछा जाता है, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी पूछी जाती है, और बहुत इजी होता है दोस्तों ये। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पाई चार्ट के ऊपर आधारित होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर बार जो डायग्राम होते हैं, आपने स्कूल के अंदर आई होप आपने ज़रूर किया होगा, जब 9वीं 10वीं में इस तरह से बार आपको ग्राफ्स दिए होते हैं बार की फॉर्म में। उसके अलावा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के ग्राफ के फॉर्म में आपको इस तरह से दिए हुए होता है डेटा, और फिर उसके आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो उसमें से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। तो आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं ऊपर के, स्टैटिस्टिक्स को अगर हटा दें यहाँ से, तो इन टॉपिक्स में से क्या क्या पूछा गया है। इन टॉपिक्स में से क्या क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स को हटा दिया जाए, क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को भी हमने जो क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं, उसके अलावा मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे उस पर आधारित ही सिमिलर क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे गए हैं, लगभग वैसे ही टॉपिक से पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर आप जो फर्स्ट सेक्शन है पेपर का, यानी कि जिसके अंदर 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री, सोसाइटी और करंट अफेयर से, उसमें देखेंगे 11 में से जो 8 के करीब क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट से पूछे गए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 मॉक टेस्ट से 11 में से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप जानते हैं, आपको इस मेंस के 67वें मेंस के क्रैश कोर्स के रूप में आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए गए थे, तो वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और इसके अलावा बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आए हैं जैसे आपको कराए गए थे। तो एक बार नजर मार के पूरा पेपर भी एक बार देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपको दोनों में सिमिलैरिटी बताता चलूंगा, दोनों में बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहां पर कैसे पूछे गए हैं, और आप क्या क्या इनके अंदर आंसर लिख सकते थे,
कौन से रेलेवेंट पॉइंट थे, एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। यहां पर पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। यानी कि ये पूछ रहा है ऐसे कौन से फैक्टर से जिसकी वजह से ब्रिटिश एरा के समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं दोस्तों 1885 के अंदर होती है, और इससे पहले आप देखेंगे और भी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, जो कि लोगों को जागरूक कर रही थी। और जो मेन फैक्टर्स थे वो यही थे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भारत का ब्रिटिश लोग कर रहे थे। इंडियन लोग उस समय पढ़ाई लिखाई करने लग गए थे, बहुत सारे लोग विदेशों में पढ़ने गए थे, और उस समय इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी थी जो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ये कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी। तो इंडियन लोग पढ़ने लिखने लग गए थे, जागरूक होने लग गए थे, उनके बीच में संपर्क एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होने लग गया था, और ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, लोग पत्रिकाएं लिखते थे, और सोशल रिफॉर्म की जो मूवमेंट चली थी उससे भी काफी जागरूकता फैली थी। तो इस तरह का हम बैकग्राउंड बना के इसका आंसर दे सकते हैं। यकीन मानिए ये पूरा क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है, तो यूपीएससी और बीपीएससी में ये क्वेश्चन कहीं पे भी सेट, दोनों पेपर में आराम से सेट हो सकता है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। और बहुत ही जनरल टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए फैक्टर्स। मॉडर्न जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोटे तौर पर पढ़ा जाता है, तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे साथ तो ये सब बहुत अच्छे से कवर होगा दोस्तों। ट्रेस द कोर्सेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से 1957। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखेंगे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी कवर की हैं। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज में, बिहार स्पेसिफिक भी कवर किया गया है। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनल लीडर। यानी कि गांधी जी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी जो एक इंपॉर्टेंट लीडर, एक मुख्य नेता के रूप में जो उभर कर आए, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को चलाया, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने गांधी जी को एक इस लेवल का लीडर बनाया, गांधी जी को इस समय इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड करा। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो गांधी जी के एज ए नेशनलिस्ट लीडर के उदय में काम करते हैं। तो ऑलरेडी इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आप मेरे साथ एमसीक्यू की क्लास भी कर रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित हम एमसीक्यू की क्लास ले रहे हैं, अगर आप इस पर भी आधारित मेरे साथ एमसीक्यू लगा रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि आप देखेंगे कि गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह कर चुके थे। साउथ अफ्रीका में भी स्ट्रगल, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल उन्होंने चलाई थी साउथ अफ्रीका में, जो इंडियन लोग थे उन लोगों के लिए। उसके अलावा गांधी जी जो थे, जब भारत में आते हैं 1915 में, उससे पहले भी देश के अंदर एक नेशनलिस्ट माहौल ऑलरेडी बना हुआ था। जन आंदोलन एक 1905 में बंगाल में हो चुका था। बंगाल विभाजन जब हुआ था, यानी कि बंगाल पार्टीशन जब हुआ था, उस समय भी स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो लीडर्स थे और भी जो मॉडरेट्स भी थे, दोनों ने अपना अपना काम किया था और एक लोगों को जागरूक किया था। जन आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट चल चुकी थी। और 1916 में जब होम रूल लीग मूवमेंट आती है, उन्होंने भी लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करा। और फिर जब गांधी जी 1915 में आते हैं तो गांधी जी ने क्या करा, एक एक लोगों के जाके मुद्दे उठाए, जैसे चंपारण में जाके मुद्दा सॉल्व करा, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह करा, साथ में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने मुद्दे सुलझाए। तो गांधी जी ने बाद में क्या करा, गांधी जी ने एक ऐसी अपना जो टेक्निक लेकर आए थे सत्याग्रह की, कि किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन में कैसे बदलना है, ये गांधी जी अच्छे से जानते थे। यानी कि आंदोलन तो पहले भी हो रहे थे भारत में, ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने के बाद ही आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन और रिवोल्ट पहले से ही चल रहे थे, लेकिन गांधी जी एक ऐसी टेक्निक लेकर आते हैं
जिससे क्या होता है, गांधी जी के पीछे और भी बहुत सारी कंडीशंस पहले हो चुकी हैं, उन सभी कंडीशन को अगर मिला दिया जाए, लोगों की जागरूकता प्लस लोगों में आक्रोश प्लस बंगाल विभाजन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, होम रूल ने भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा किया था, तो ये सभी मुद्दे साथ में मिलते हैं और फिर जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है और लोगों का आक्रोश पैदा होता है, रॉलेट एक्ट आता है, इन सभी मुद्दों ने क्या करा, एक तरह से लोगों का जो आंदोलन था उसको जन आंदोलन बनवाने में हेल्प करी, और उसमें गांधी जी ने अपनी एक टेक्निक जो लेकर आए अहिंसा की, अहिंसा के हिसाब से क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो आंदोलन को जन आंदोलन बनाना गांधी जी ने शुरू किया, और ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी गांधी जी को एक लीडर बनाने के लिए। राइट एन ऐसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। वॉज इट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, क्या ये खुद से हो गई या फिर इसको बिल्कुल पूरे तरीके से प्लान करके शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, ये पूछ रहा है, कहता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके ऊपर आधारित ही क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं 1942 में हुआ था, और इस समय करो या मरो, गांधी जी भी इस समय गांधी जी ने भी अहिंसा का साथ छोड़ दिया था। गांधी जी ने भी नारा दिया था कि करो या फिर मरो, यानी कि एक तरह से हिंसा को यहाँ पर गांधी जी ने कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया था। तो ये भी एक मोटा टॉपिक है, इसके अंदर जयप्रकाश नारायण की भूमिका रही, और भी बहुत सारे लीडर इस समय आपको देखने को मिलेंगे, इसको लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स में। साथ ही में एमसीक्यू की जो क्लास हम लेते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट, ये है एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज गांधी जी वाला मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक यानी कि कांग्रेस के ऊपर आधारित। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, और इन क्वेश्चंस का लेवल यकीन मानिए दोस्तों पूरी तरह से यूपीएससी वाला ही लेवल है। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट, ये मौर्यन आर्ट पूछ रहा है, याद रखेंगे ये है एंशियंट हिस्ट्री से। और बिहार में मौर्यन आर्ट ही क्यों पूछ रहा है, क्यों प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मौर्यन आर्ट आपसे ये पूछ रहा है? उसके अलावा ये आपसे चोला आर्ट क्यों नहीं पूछ रहा है, मौर्यन आर्ट पूछ रहा है? क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे कि मौर्यन जो साम्राज्य था वो मगध में था, मगध में मौर्यन साम्राज्य था, मगध साम्राज्य से ही आता है मौर्यन साम्राज्य, और मगध जो रीजन है दोस्तों आज के बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लिंक कैसे क्रिएट होता है। तो एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया है, बहुत मोटा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे साथ एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस ली होंगी या फिर आर्ट एंड कल्चर की आपने मेरे साथ क्लासेस ली होंगी दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आप 100% बहुत ही बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। और साथ ही में जो हमारी टेस्ट सीरीज है और जो मेंस का क्रैश कोर्स है वीडियोस की फॉर्म में, उसमें भी ये कवर किया गया है, अभी आगे देखेंगे। इसके अंदर मौर्यन आर्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पैलेस डिस्कस कर सकते हैं, जो स्तूप बनते थे वो डिस्कस कर सकते हैं, स्कल्पचर्स बनते थे जैसे दीदारगंज यक्षिनी बहुत फेमस एग्जाम्पल है मौर्यन आर्ट का, स्तूप बनते थे, साथ ही में पिलर्स, अशोकन पिलर्स कैसे भूल सकते हैं, वो बनते थे। और उसके अलावा याद होगा एक केव आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट था जिसमें नागार्जुनी और बराबर केव्स हमने कई बार दसियों बार पढ़ी है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सारी चीजें कवर की हैं या तो क्लास में या टेस्ट सीरीज में या फिर वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू, संथल अपराइजिंग पर, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्लासेस में कवर कर चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, देखेंगे। चलिए, यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों आपका सेक्शन 2 जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर दिखेंगे। क्वाड के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, क्वाड न्यूज़ के अंदर पिछले 2 सालों से, दोस्तों बहुत मोटा क्वेश्चन है, पिछले 2 सालों से ये न्यूज़ के अंदर है। क्वाड कैसे बना, कैसे आज इसका रोल है, क्यों क्वाड की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी सब कवर कर चुके हैं। अभी आपको दिखाएंगे। अग्निपथ पर क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निपथ याद रखेंगे, इनडायरेक्ट पूछ रहा है, अग्निपथ स्कीम नहीं लिखी है, याद रखेंगे, मूवी आप ना समझ लें। अग्निपथ इज अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। देखिए, जिस व्यक्ति ने करंट अफेयर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो तो भूल जाएगा कि भाई ये अग्निपथ का मतलब क्या है।
और जिसने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि अग्निपथ एक स्कीम है जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिफॉर्म से जुड़ी हुई स्कीम है। ठीक है, चलिए डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत पिछले 2 साल से न्यूज में है। वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस करना है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर पूछा है कि मुद्दा क्या है, कारण क्यों है, और इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया। इसका जवाब आपको देना है इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया पे क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तो यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी लगभग 1 साल हो गया है, अब न्यूज़ में बना हुआ है। इसका मुद्दा क्या है, क्यों इसका कारण है, ये ऑलरेडी सब कुछ अगर आप देखेंगे तो सब कुछ डिस्कस किया गया है अच्छे से टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर में। आप जानते हैं कि जो यूक्रेन है, रशिया को ये डर रहता है कि कहीं यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो जाए। तो मेन मुद्दा जो है कि रशिया कहीं यूक्रेन कहीं नेटो में यानी कि अमेरिका का जो खेमा है उसमें शामिल ना हो जाए, यही चिंता बनी रहती है रशिया की। और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे नेचुरल गैस पर कब्जा करना चाहता है रशिया, एक तरह से अपना पुरानी ज़मीन समझता है यूक्रेन को, वो वापस लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ओल्ड यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि कहीं यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बन जाए। तो इसके रेफरेंस में और इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया के ऊपर प्रभाव ये है कि पहली बात, बाकी विश्व के देशों की तरह इंडिया को भी जो महंगाई है उसकी मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो वीट का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ है। उसके अलावा जो सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, उसके भी दाम बढ़े हैं। उसके अलावा फर्टिलाइज़र जो है पूरे विश्व में उसका भी दाम बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही फर्टिलाइज़र का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इसके अलावा इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक समस्या पैदा हो गई है कि भाई अगर हम समर्थन करते हैं रशिया का, तो एक तरह से हम यूएस के विरुद्ध बोलेंगे, और अगर हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं तो हम रशिया के जो हमारा फॉरएवर फ्रेंड है, एक तरह से ऑल वेदर फ्रेंड है, उसके खिलाफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया जो है उसने एक तरह से प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी का यहाँ पर साथ दे रखा है। इंडिया हमेशा ये कहता है कि दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो, युद्ध को रोका जाए, लोगों के बीच में लोगों का नुकसान ना हो, शांति स्थापित की जाए। इस तरह से इंडिया का जो है अभी स्टैंड है। ठीक है, it is the generally alleged that the ruling party misuses the constitutional institutions for the vested interest. Do you agree with view? Give arguments in support of your answer. कहता है कि रूलिंग पार्टीज जो होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, ये कहा जाता है कि वो क्या करती है, वो इंस्टीट्यूशन यानी कि एक देश के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं उनका दुरुपयोग करती है ऐसी रूलिंग पार्टी। तो दोस्तों ये भी एक तरह से आप देखिए, ये एक क्रिटिकल आपका व्यू पूछ रहा है, और इसके अंदर आपको बैलेंस्ड आंसर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस्ड आंसर देना बहुत ज़रूरी है, और ये भी बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने डील किए हैं किसके अंदर, अपनी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्सेज के अंदर। सबूत आपके सामने है। अब बात वही होती है, कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आपको बिल्कुल यही देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट आपसे पूछ रहा है, एक टेस्ट सीरीज का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि देखिए मॉक टेस्ट 1 और 2 में पूछा गया है GS1 के, कहता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड बिल्डिंग आर्ट। ठीक है, खासतौर पे और स्पेसिफिक पूछ रहा है आपसे कि बिल्डिंग आर्ट भी बताएंगे और हाईलाइट करेंगे रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म से। और यानी कि टेस्ट सीरीज में एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअल में ये मोटा क्वेश्चन है और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन यहां पर आया है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन यहां पर है, यानी कि आपसे कह रहा है कि बिल्डिंग की बात करो और बुद्धिज्म से उसका क्या रिलेशन है वो बताओ, यानी कि स्तूप डिस्कस करना पड़ेगा, यानी कि पिलर जो है अशोका के पिलर, उनमें जो एनिमल होते थे वो बुद्धिज्म से जुड़े हुए होते थे, वो डिस्कस करना पड़ेगा। साथ ही में आपको जो नागार्जुनी और बराबर केव्स बनी थी वो भी तो मौर्यन आर्ट है, वो भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो आर्ट और आर्किटेक्चर है हमने भी अच्छे से क्लासेस में कवर किया है, हमने भी क्लासेस में इसको कवर किया है अच्छे से, तो आप इनको देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यूक्रेन रशिया वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डेडलॉक क्रिएट हो गया है, और इंडिया के रेफरेंस में यहां पर भी आपसे पूछा है कि भाई इंडिया को
कैसे अफेक्ट करेगा, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या होगा पीस एफर्ट में, ये भी एक लेवल एग्जाम में जो पूछा गया है उससे एक लेवल ऊपर का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन बिहार। बिहार की एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कब से, 1857 से 1947 के बीच। यहीं पे फिर से आपको बिहार की एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहां पर, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, ठीक है। और प्रेस का भी इसमें एक और लेवल ऊपर जोड़ दिया, इसमें आपको प्रेस का भी रोल डिस्कस करना है। तो यानी कि फिर से एग्जाम के लेवल से एक लेवल ऊपर का एक क्वेश्चन है। अगर आप ये अच्छे से कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में, जाहिर सी बात है इनके सॉल्यूशन भी आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से यहां पर मेंस में आंसर दे सकते हैं। राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट डिस्कस किया, उसी के ऊपर आधारित टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन फिर से एक लेवल ऊपर। ये जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पे ऊपर ऐसे लिखना है, ऐसे में क्या लिखना है ये नहीं बोला है, ऐसे लिखना है, यानी कि मोटी मोटी बातें करनी है, यानी कि मोटा क्वेश्चन है, ब्रॉड डायमेंशन है, आपके पास ऑप्शन है आप क्या क्या लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट तो डिस्कस करनी है और उसमें रोल डिस्कस करना है जयप्रकाश नारायण का, जिनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है इसने आपके जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको तो डिस्कस करेंगे, साथ ही में आपको क्या करना होगा, जयप्रकाश नारायण का रोल डिस्कस करना है, यानी कि क्वेश्चन को स्पेसिफिक बना दिया। फिर से वही बात है कि पेपर का क्वेश्चन यहां पर है, मॉक का क्वेश्चन एक लेवल ऊपर है। तो मॉक जो होते हैं दोस्तों वो थोड़े से मुश्किल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप एग्जाम में कंफर्टेबल हो और आपको एग्जाम इजी लगे, ठीक है। चलिए, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी। गांधी जी से भी जुड़ा हुआ आपको सेम इस तरह से गांधी जी के व्यूज क्या थे, गांधी जी का जो एवोल्यूशन था उसके ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो लिखना है इसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी के कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो पूछा गया है आपको वही दिखेगा। फ्रीडम स्ट्रगल में पूछा गया क्वेश्चन, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था कि भाई लिटरेचर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, पोएम्स बहुत पावरफुल लिखते थे, जैसे कि जनगणमन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साथ ही में अ माइंड विदाउट फियर इनकी पोएम है, उसके अलावा फ्रीडम इनकी पोएम है। उसके अलावा बंगाल पार्टीशन के समय पर इन्होंने अमार सोनार बांगाल लिखा था, जो बांग्ला लिखा था, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनता है जाकर। तो ये सारी चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह, हालांकि ये डायरेक्ट पॉलिटिकल लीडर की तरह पार्टिसिपेट करके फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन ये एक फिलोसोफर और स्पिरिचुअल लीडर की तरह गाइड करते थे फ्रीडम स्ट्रगल को, अपनी पेंटिंग से, अपनी अपनी पोएम से, अपने लिटरेचर से, उसके अलावा अपने एजुकेशनल जो इन्होंने टेक्निक्स अपनाई हुई थी, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ये ओपन एजुकेशन को समर्थन देते थे, और ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म यानी कि इंटरनेशनलिज्म की बात करते थे। सभी लोग हर देश में, हर कोने में धरती के सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, इनकी ये विचारधारा थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में, इंडिया की तरफ से पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में के बाद उसके विरोध में इन्होंने अपना जो टाइटल इनको मिला हुआ था नाइटहुड का, वो भी इन्होंने वापस कर दिया था। तो इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आप गिना सकते हैं, देखने को आपको मिल सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू, संथल रिबेलियन है, चंपारण सत्याग्रह, ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप ज़रूर इसको वीडियो लेक्चर में देखेंगे आपको मिलेगा। और अगर आप मेरे साथ एमसीक्यू की क्लास भी ले रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें भी ये सब चीज़ें हमने अच्छे से कई बार रिपीट की हैं। संथल अपराइजिंग क्यों पूछ रहा है, क्योंकि संथल जो है, संथल अपराइजिंग आपको छोटा नागपुर में दिखेगी। छोटा नागपुर एक समय पर बिहार, छोटा नागपुर आज झारखंड में है, छोटा नागपुर आज आपको झारखंड के क्षेत्र में दिखेगा, लेकिन एक समय पर ये पूरा रीजन जो है बिहार में ही आता था। तो इसीलिए बिहार का रीजन याद रखेंगे दोस्तों, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और कल्चरल रीजन जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो कल्चरल एज अ रीजन देखा जाए तो बिहार के क्षेत्र में आते थे, आज पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से ये झारखंड में भले ही पड़ता है, लेकिन एक समय पर बिहार का रीजन था। तो कल्चरली देखा जाए तो बिहार एज ए जो कल्चर है बिहार का, उससे ही जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, तो आपको संथल रिबेलियन दिखेगी। उसी तरह से ट्राइबल मूवमेंट, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जिसके अंदर कह रहा है कि ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, ठीक है, और
और बिरसा मुंडा। यानी कि बिरसा मुंडा को तो डिस्कस करिए, बिहार में ट्राइबल मूवमेंट्स जो बाकी जो मूवमेंट थी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जब आप बिरसा मुंडा की जो मुंडा रिबेलियन था उसको डिस्कस करेंगे, हो रिबेलियन को डिस्कस करेंगे, तो आपको उसमें संथल जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जो भी और भी बाकी जो ट्राइबल रिवोल्ट थे बिहार के वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिर से वही देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो एक्चुअल में था। और साथ में दोस्तों फिर से आप देख सकते हैं ऑलरेडी की टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन अगर मोटा मोटा कंक्लूजन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी, क्योंकि और भी लोग जो हैं ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो कि यूपीएससी प्लस बीपीएससी की एक साथ तैयारी करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लाइव कोर्स आ चुका है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको इसके अंदर क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है आपको। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि ये कंबाइंड कोर्स है, याद रखेंगे दोनों की तैयारी होगी यूपीएससी प्लस बीपीएससी, तो एक ही एग्जाम से दो निशाने होंगे, एक ही कोर्स से दो निशाने। अगर आपको 22,999 यानी कि 1000 कम में ये कोर्स खरीदना है तो कोड लगाएंगे दोस्तों SK स्टेट, कोड लगाएंगे SK स्टेट। और अगर सिर्फ बीपीएससी का कोर्स चाहिए, सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करनी है हर लेवल पर, तो आप देखेंगे ये मेगा कोर्स है, प्री प्लस मेंस हर चीज़ की आपको तैयारी करवाएगा, सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सारे क्रैश कोर्सेज मिलेंगे। और फिर से अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये आपको 9,999 का कोर्स पड़ेगा और कोड वही रहेगा दोस्तों SK स्टेट। और साथ ही में 68वां बिहार का जो प्रीलिम्स आ रहा है उसकी भी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज पीसीएस सारथी लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है समर टेस्ट सीरीज। 68वां बीपीएससी प्रीलिम्स जो होगा इसके अंदर आपको टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे। 17 टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए। इसके अंदर आपको करंट अफेयर स्पेसिफिक टेस्ट मिलेंगे, आपको बिहार स्पेशल टेस्ट मिलेंगे, बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बीपीएससी का। साथ ही में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यानी कि एक एक सब्जेक्ट पर आधारित, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जैसे कि एग्जाम आता है उसी तरह से। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज 499 यानी कि इस प्राइस पर नहीं 499 पर चाहिए, यानी कि लगभग 500 रुपए में, तो आप इस पर कोड लगाएंगे दोस्तों SK टेस्ट। याद रखेंगे ये टेस्ट सीरीज है, इसलिए टेस्ट सीरीज का कोड रहेगा SK टेस्ट। और जहां पर भी कोर्स शब्द आ जाएगा, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो मेगा कोर्स हो, फुल लेंथ कोर्स हो, जो भी कोर्स हो, वहां पर कोड रहेगा दोस्तों SK स्टेट। तो अगर आपको बिहार की पीसीएस जो प्रीलिम्स होने वाला है 68वां, उसका क्रैश कोर्स चाहिए, ये है टेस्ट सीरीज, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हमें क्रैश कोर्स चाहिए, तो क्रैश कोर्स भी यहाँ पर है, आप कोड लगा सकते हैं SK स्टेट, आप डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही में जो भी लोग कहते हैं कि भाई हमें कोर्स भी चाहिए, क्रैश कोर्स भी चाहिए बीपीएससी के लिए 68वें प्रीलिम्स का, और हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो कंबाइंड आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा उसके लिए, क्योंकि ये कंबाइंड कोर्स है, टेस्ट सीरीज भी है, क्रैश कोर्स भी है। तो यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में कोड लगाएंगे SK स्टेट, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। साथ ही में जो भी लोग बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स मिल जाएंगे इन सभी स्टेट के, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साथ ही में वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स, और ये 799 में आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर कोड रहेगा दोस्तों SK स्टेट। दोस्तों 799 जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, अगर 799 पर आपको लेना है तो यहाँ पर आपको कोड SK स्टेट लगाना होगा, और फिर इस प्राइस पर आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जैसे यूपी का भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का भी देना होता है, तो उन सब लोगों के लिए है कि वो एक से ज़्यादा अगर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो वो दे सकते हैं। साथ ही में टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पे है, और आप एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिना टेस्ट दिए जाने से बेटर है कि टेस्ट देकर जाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मेल भी मुझे कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, PCS सारथी को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।